अगर आपने H1 और H2 कैलकुलेट किया तो उससे आपको पता चलेगा कि ये 0.8 और 1.2 आएगा। तो माइनस जे कैप वाला आंसर हमको लेना है, माइनस जे कैप। ये तो हटा दो, ये भी हटा दो, यहाँ पे जे के साथ में माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है। तो हर क्वेश्चन में हम लोग देखो 3 डायरेक्शन है ले देकर के, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिसको मैं एस कैप या के कैप वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और मैं आपका स्वागत करता हूं मंजिल प्रैक्टिस सीरीज में। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पीवाईक्यू के 30 सवाल डिस्कस करेंगे हम आगे आने वाले 1 से 1.5 घंटे में। क्या फायदा होगा आपको इस सेशन से? अगर आप अभी जेईई मेन तुरंत देने वाले हैं तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो छोटा सा चैप्टर है, और इसमें आप क्वेश्चंस में भी देखोगे क्वेश्चंस जो आए हैं वो काफी रिपीटेटिव रहे हैं, एक ही तरह के क्वेश्चंस रहे हैं। मोर और लेस अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आती नहीं है। तो ये 1 घंटे के सेशन में आप जेईई मेन रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो फटाफट शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन जो आए हैं पहले एग्जाम में वो किस किस बेसिस पे आए हैं? एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। दूसरी चीज आपको सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक ऑसिलेशन होता है उनके ऊपर, वेव फंक्शंस के ऊपर, वेव इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि 24 जनवरी 2023 का है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? If E and K represent electric field and propagation vector of EM waves in vacuum, then magnetic field vector is given by। तो आप देखो जो ये प्रोपगेशन वेक्टर होता है K, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही होती है उस डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है ऐसा, कुछ इस तरीके से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और ये प्रोपगेशन वेक्टर है। ठीक है, तो ई के क्रॉस ई से बी मिलता है, और ई क्रॉस बी हमको के की डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो ई क्रॉस के हमको बी की डायरेक्शन देगा। दूसरी चीज कि जो बी का मैग्नीट्यूड होता है ई बाय बी, ये हो जाता है सी, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि ओमेगा बाय के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग देखेंगे तो जो b होता है b, ये हो जाएगा के ई अपॉन ओमेगा, और डायरेक्शन जो होती है कौन सी होती है? इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? के क्रॉस ई वाली, के क्रॉस ई वाली। ठीक है, तो अगर हम लोग सही जो सॉल्यूशन है इसका देखना चाहते हैं तो के क्रॉस ई डायरेक्शन हो गई, और चूंकि के और ई परपेंडिकुलर है तो के क्रॉस ई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा के ई अपॉन ओमेगा। तो ये ऑप्शन ए हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है एन ईएम वेव प्रोपगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन हैज वेवलेंथ ऑफ 8 मिलीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेटिंग इन वाई डायरेक्शन हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ 60 वोल्ट पर मीटर। Choose the correct equation for electric and magnetic field if the EM wave is propagating in vacuum. All right. तो अब सबसे पहली बात तो E नॉट हमको गिवन है कितना? 60 वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट में लिखा हुआ है। वैक्यूम में अगर EM वेव प्रोपगेट कर रही है तो वहां पे स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा B नॉट, वो हो जाएगा 60/3 × 10⁸, मतलब ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁸ SI यूनिट्स। ठीक है, ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁸ SI यूनिट्स, मतलब कि टेस्ला। ऑल राइट, और क्या? अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, और ईएम वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है ऐसा, ये एक्स डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन है और ऐसा वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑल राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड को z डायरेक्शन में होना पड़ेगा, तभी E क्रॉस B ऐसा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होना चाहिए 20 × 10⁻⁸ या फिर 2 × 10⁻⁷। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होना चाहिए 60। ऑल राइट, साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो K ये क्या होता था? 2π/λ, तो ये हो जाएगा 2π/8 × 10⁻⁻3, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से कितना? π/4
पाई बाय 4 इंटू 10⁻3, ठीक है, तो ये लैम्डा हो गया। अच्छा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो x माइनस वीटी वाला फंक्शन आएगा, है ना, x माइनस वीटी वाला फंक्शन। तो अब देखना शुरू करते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ये पहला वाला, ये तो गलत है, यहां पे बीजेड में 2 लिखा हुआ है। ऑप्शन बी 60 है, 2 इंटू 10⁻⁻7 है, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में, ठीक है। 60 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। उसके बाद में k की वैल्यू पाई बाय 4 इंटू 10⁻3, ऑल राइट। और क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 इंटू 10⁻8, ठीक है। ये j डायरेक्शन में है और ये k डायरेक्शन में है, ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। और तो ये तो b तो मुझे सही लग रहा है। c में तो देखो ये एम्पलीट्यूड्स उल्टा कर रखा है, डी के अंदर भी गड़बड़ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यही हमारा सही मैच कर रहा है मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन के साथ, आराम से देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग आराम से एक जगह पर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट्स हैं, कौन कौन सा, पहला था -301.6 साइन क्या था, kz माइनस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ax कैप। अब ये ax कैप आप घबराना नहीं, आई कैप लिखा हुआ है, राइट। ये था हमारा पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और क्या, दूसरा पार्ट जो था वो था 452.4 साइन kz माइनस ओमेगा टी, ठीक है, 452.4 साइन देन kz माइनस ओमेगा टी, और ये था ए वाई कैप, ठीक है। ये था हमारा E2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन देखते हैं। जो B1 आएगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो किधर की तरफ होगा, देखो प्रोपगेशन किधर की तरफ हो रहा है, पॉजिटिव z डायरेक्शन में, k कैप डायरेक्शन में, और ये है i कैप। तो याद है k क्रॉस e करते थे, तो अगर मैं B1 का डायरेक्शन सिर्फ देखना चाहता हूं तो ये होगा k कैप, ठीक है, k कैप क्रॉस यहां पर i कैप। तो k क्रॉस i क्या होता है, ये एक्चुअली j कैप डायरेक्शन में होगा। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन अगर मैं देखना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा ये पॉजिटिव z डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में, तो k कैप क्रॉस j कैप, राइट। ये क्या हो जाएगा, k क्रॉस j, क्या ये माइनस i कैप होता है। फर्दर हमको मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना था, हमको h निकालना था, तो h क्या b अपॉन म्यू नॉट होता है ना। तो एक्चुअली दोनों ही केसेस में जो एम्पलीट्यूड मिलेंगे वो हमको मिल जाएंगे 301.6 अपॉन म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय c, ये B1 का एम्पलीट्यूड मिलेगा, ठीक है। और B2 का जो एम्पलीट्यूड मिलेगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू वो आ जाएगी 452.4 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। इनफैक्ट ये B1 और B2 नहीं, ये H1 और H2, ठीक है। H वेक्टर हमको निकालना था, B नहीं, B अपॉन म्यू, ठीक है। ये H1 और H2 की पीक वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना, आराम से देख लो। तो हमने डायरेक्शन देख ली और हम लोगों ने ये देख लिया कि H1 और H2 की वैल्यूज कितनी आएंगी, ठीक है। अब अगर ये आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो देखो इसके कोरिस्पॉन्डिंग, ये देखो यहां पर माइनस साइन लगा हुआ है, ऑल राइट, यहां पर माइनस साइन लगा हुआ है, ओ यहां एक माइनस साइन भी लगा हुआ है, तो ये ऐसा यहां पर माइनस लगा दोगे क्योंकि यहां पर माइनस आई कैप भी है, ये माइनस आई कैप है ना, शुरू में इधर माइनस लगा हुआ था, ये देखो, ठीक है। तो ये माइनस जे कैप माइनस आई कैप दोनों माइनस माइनस वाले होने चाहिए, सिर्फ इतने से देखोगे तो पहला और दूसरा ऑप्शन चला गया। और
अगर आपने H1 और H2 कैलकुलेट किया तो उससे आपको पता चलेगा कि ये 0.8 और 1.2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 0.8 और 1.2 के आसपास आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, आराम से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 50 sin 500x माइनस 10 into 10 power 10t वोल्ट पर मीटर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां पे देखो x का जो कोएफिशिएंट होता है k और t का जो कोएफिशिएंट होता है ओमेगा, उसी से हमको वेलोसिटी मिल जाती है। वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा बाय k। वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय k, जो कि हो जाएगी 10 into 10 power 10 डिवाइडेड बाय बच्चों यहां पर 500। ठीक है, तो इसको हम 1000 अपॉन 500 इंटू 10 पावर 8 मतलब 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, जो कि वेलोसिटी का 2/3 है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10 पावर 8, उसको 3 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो ये है 2/3 टाइम्स c। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी तो होना थोड़ा मुश्किल है, लाइट की स्पीड से ज्यादा तो स्पीड हो नहीं पाएगी, सी से ज्यादा हो नहीं सकती। ठीक है, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग द डायरेक्शन i कैप प्लस j कैप अपॉन √2 विद इट्स पोलराइजेशन अलोंग द डायरेक्शन k। डायरेक्शन k में पोलराइजेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन उधर की तरफ है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अगर मैं देखूं तो k क्रॉस e होगा। ठीक है, जो कि हो जाएगा i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप अपॉन √2 क्रॉस k कैप। तो ये इफेक्टिवली कितना हो जाएगा? i क्रॉस k होता है माइनस j और j क्रॉस k होता है i। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का ये हो गया डायरेक्शन, आराम से देख लो। ठीक है, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, अब उसके बाद में हम क्या करें? अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट, पॉजिटिव आई कैप प्लस जे कैप डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो ओमेगा टी माइनस के आई प्लस जे कैप अपॉन आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 वाला टर्म आएगा, जो कि यहां आ रहा है और यहां आ रहा है और यहां आ रहा है। ये तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम लोग डायरेक्शन देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2, तो वो इसमें है, इसमें भी है लेकिन यहां प्लस है, तो हमारे लिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आराम से देख लो। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन। Which of the following Maxwell's equation is valid for time varying conditions but not valid for static condition? देखो ये E डॉट dl इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके के होते थे। ठीक है, एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और एक जो चार्ज वाला कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। ठीक है, तो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E डॉट dl की वैल्यू 0 होती थी, है ना, और ये E डॉट dl माइनस d∅b/dt इसका लाइन इंटीग्रल ये होता था हमारा किसके लिए? नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर ये है, ये हमारा स्टैटिक कंडीशन के लिए नहीं होता है, स्टैटिक कंडीशन के लिए ऐसा होता था। ठीक है, ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगेन ये सिंपल क्वेश्चन मैक्सवेल की इक्वेशंस पे है। आपने ये जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस थी उसमें 4 ही चीजें पढ़ी थी, E डॉट dl, E डॉट ds, B डॉट dl, B डॉट ds। E डॉट dl क्या होता था? लाइन इंटीग्रल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। अच्छा, B डॉट ds क्या, E डॉट ds क्या होता था? गॉस लॉ होता था। B डॉट dl एम्पियर सर्किटल लॉ था, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट जोड़ करके B डॉट dl वो मैक्सवेल की इक्वेशन में वो एक डिस्प्लेसमेंट करंट वाला भी टर्म आ गया था, है ना। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ में ये डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टर्म मॉडिफाई करने के बाद में ये एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ बन गया। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या था? बी डॉट da 0 होता था, एक क्लोज सरफेस पर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो बातें थी वो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे आप, और फैराडेज लॉ में
जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था वो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस टी डी फाइव बी बाई डी टी। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 4 देन 1 2 3, 4 1 2 3। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब्ड बाय Ex is equal to E naught sin k minus omega t, By is equal to B naught sin kz minus omega t, ठीक है, kz minus omega t and kz minus omega t, all right. Then the correct relation between E naught and B naught is, देखो यहां पर जो स्पीड होगी वो तो हो जाएगी ओमेगा बाई के, ठीक है, और यही हमारा E नॉट अपॉन बी नॉट भी होता है। तो क्या बी नॉट ओमेगा इज इक्वल टू ई नॉट के इक्वल हो जाएगा? बी नॉट ओमेगा इज इक्वल टू ई नॉट के, ठीक है, बी नॉट ओमेगा इज इक्वल टू ई नॉट के। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहां लिखा हुआ है given below are two statements. Statement 1, electromagnetic waves are not deflected by electric and magnetic field. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। क्यों नहीं डिफ्लेक्ट होती? क्योंकि ये न्यूट्रल होती हैं। अगर आप देखो तो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा रेज, क्या होता था कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो ऐसे बेंडिंग होती है, गामा रेज सीधे जाती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। दूसरा स्टेटमेंट है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी नॉट। ये बिल्कुल गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ई नॉट अपॉन बी नॉट क्या होता था? ई नॉट अपॉन बी नॉट होता था स्पीड ऑफ लाइट, जो कि वैक्यूम में होता है 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो गया गलत, क्लियर है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल सरफेस। द सोर्स emits a power of 24 watt. The radius of curvature of hemisphere is 10 centimeter and the inner surface is completely reflecting. All right. The force on the hemisphere due to the light falling on it is, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, होता क्या है। पहली चीज, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अगर आई इंटेंसिटी का रेडिएशन पड़ा तो रेडिएशन प्रेशर जो आता है वो 2I/c आता था, पहली चीज। अब हमारे पास अगर एक सोर्स है जिसका पावर P है, तो उसकी वजह से अगर उस सोर्स से R डिस्टेंस पर, अगर उस सोर्स से मैं R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, यहां से ऐसा पावर P जनरेट हुआ, तो R डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी आएगी वो इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? पावर अपॉन एरिया, मतलब 4πr²। आई होप ये दो बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब तीसरी बात सुनो, अगर ऐसा ही ये चलो यहां बना देता हूं मैं, फिर से देख लेते हैं। अगर ऐसा ये स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, इस पर अगर मैं ये देखो ऐसा, अगर मैं यहां एक छोटा सा एरिया का पैच ले लूं, छोटा सा एरिया का पैच, तो इस एरिया पर जो रेडिएशंस पड़ेंगी, वो रेडिएशंस की वजह से जो फोर्स आएगा वो फोर्स होगा, जिसको मैं डीएफ बोल देता हूं, चलो डीएफ होगा रेडिएशन प्रेशर। यहां पे पावर को मैं पी नॉट लिख देता हूं क्योंकि प्रेशर को मैं पी लिखूंगा, रेडिएशन प्रेशर पी, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेडिएशन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय ये जो भी एरिया है ds, ठीक है। अब ये फोर्स हर जगह पे ऐसा रेडियली आउटवर्ड है, तो क्या आप ये रियलाइज कर पा रहे हो कि ये वाला फोर्स और ऐसा एग्जैक्टली इसी एंगल पर
मैंने ये वाला फोर्स अगर देखा तो इनके जो कंपोनेंट हैं साइन वाले, ये डीएफ डीएफ मैग्नीट्यूड का होगा तो साइन वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ले दे करके ऐसे कॉस वाले कंपोनेंट ही ऐड हो रहे हैं, डीएफ कॉस थीटा टाइप्स, है ना। अच्छा, अब ये डीएफ कॉस थीटा होगा क्या? डीएफ कॉस थीटा होगा P इंटू ds इंटू कॉस थीटा। तो रेडिएशन प्रेशर तो हर जगह कांस्टेंट है, तो जो फोर्स होगा वो हो जाएगा रेडिएशन प्रेशर इन मल्टीप्लाइड बाय ds कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। और ये आधे हेमिस्फीयर पर यहां से लेकर के यहां तक अगर इस हेमिस्फीयर पर आप ds cos थीटा ऐड करना शुरू करोगे बच्चों, तो ये ऐसा cos थीटा जो होगा वो एरिया का प्रोजेक्शन ऐसा मिलता चला जाएगा। ये यहां पर सारे ds cos थीटा इकट्ठा होते चले जाएंगे और वो सारे के सारे ds cos थीटा का जो इंटीग्रेशन आएगा वो ये यहां पर फ्लैट सरफेस का जो एरिया होगा ना, ये आ जाएगा। ठीक है, ये फ्लैट सरफेस का एरिया आ जाएगा। ध्यान से इस बात को समझ लो, इतने में हमारा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा P इंटू ये फ्लैट सरफेस का प्रोजेक्शन एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, P इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू 2/c, चलो वैल्यू सारी अब डाल देते हैं। तो मैं प्रेशर की वैल्यू डाल दूंगा 2/c, आई की वैल्यू मैं डाल दूंगा आई नॉट, सॉरी पी नॉट पार, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 πr स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ऑल राइट, बस काम बन गया। ठीक है, तो यहां से हमको फाइनली जो ये फोर्स मिला, देख लो कितना मिलेगा फोर्स, ये मिल जाएगा P0/2c। ठीक है, फोर्स कितना मिल गया, P0/2c। चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन तो ओरली हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 24/2 इंटू 3 6, ठीक है, इंटू 10⁸, तो 24/6 कितना होता है 4, तो ये क्या 4 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन हो जाएगा। तो यहां पर 10⁻⁸ हमारे लिए पहले लिख दिया था, तो हमको सिर्फ इधर 4 लिखना था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय b इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁸ साइन। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी। ठीक, तो अब ये देखो, आपको सबसे पहले तो ये किस मीडियम में लिखा हुआ है हमको दिया नहीं, तो पहले तो यहां पे स्पीड निकालो। स्पीड होगी ओमेगा बाय के 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय के कितना है 0.5 इंटू 10⁻3, जो कि आ गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो शायद से वैक्यूम में ही बात चल रही है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये v जो आया था एक्चुअली c के इक्वल आ गया। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो b को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 10⁻⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸, ये आ जाएगा कितना 6 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना आया 6 वोल्ट, ऐसा यूनिट में। साइन ओमेगा एक्स माइनस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ऐसा ही लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, ये किधर की तरफ प्रोपगेट कर रहा है, प्रोपगेशन वेक्टर किधर की तरफ है माइनस आई कैप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है जे कैप। तो ये सिचुएशन ऐसी है, मैं आपके लिए बना देता हूं, इधर वेव प्रोपगेट कर रही है, ठीक है, माइनस आई कैप डायरेक्शन में, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये हुआ बी, ठीक है, और ये इधर प्रोपगेट कर रहा है प्रोपगेशन वेक्टर के कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर बाहर की तरफ होता, बाहर की तरफ, तो क्या आपको लगता है E क्रॉस बी इधर की तरफ आ जाएगा, E क्रॉस बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ख्याल से बाहर की तरफ मतलब के कैप डायरेक्शन में होना चाहिए था, तो ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ। ठीक है,
ये प्रोपगेशन वेक्टर है माइनस आई कैप डायरेक्शन में ना, माइनस आई कैप डायरेक्शन में, इधर वेव प्रोपगेट हो रही है, प्रोपगेशन प्रोपगेशन, चलो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर इधर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, E क्रॉस B। तो ये पॉजिटिव Z डायरेक्शन में, तो 6 वोल्ट पॉजिटिव Z डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है oscillating magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by By is equal to 5 into 10 power minus 6 sin 100 pi 5x minus 4 into 10 power 8 t एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखो बच्चों, जब भी ये क्वेश्चन ऐसे वाले गिवन हो, क्वेश्चन ही बड़े आसान होते हैं, लेकिन हमेशा आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमको जो वेलोसिटी यूज करनी है एम्पलीट्यूड्स को रिलेट करने के लिए, वो उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड थी ना, वो वाली यूज करनी है। तो हमेशा आप यहां से चेक कर लेना, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है। यहां देखो, अगर स्पीड ऑफ लाइट में कैलकुलेट करूंगा तो टी का कोएफिशिएंट ओमेगा है 4 इंटू 10 पावर 8 अपॉन के 5, ये है स्पीड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में, जो कि वैक्यूम में स्पीड के इक्वल नहीं है। तो अगर आप जल्दी से 3 इंटू 10 पावर 8 कर देते तो गड़बड़ हो जाता है ना, आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिर्फ डायरेक्शन कौन सी है वो हमको नहीं देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय ये वेलोसिटी 4 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 और 5 चला गया, तो क्या ये 4 इंटू 10 पावर 2, 4 इंटू 10 पावर 2 वोल्ट हुआ। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पर मीटर, ऑब्वियसली वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ऑल राइट, यहां पर भी वोल्ट पर मीटर ना, वोल्ट पर मीटर, ठीक। चलो आगे, ये था क्वेश्चन नंबर 12। देन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, लाइट वेव ट्रेवलिंग इन एयर अलोंग एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, ठीक है, लाइट वेव ट्रेवल कर रही है एयर में एक्स डायरेक्शन में, लिखा हुआ है ई वाई इज इक्वल टू 540 साइन पाई इंटू 10 पावर 4 एक्स माइनस सी टी, देन पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां सी लिखा हुआ है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, 3 इंटू 10 पावर 8, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या, मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे देखो सी की वैल्यू भी गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू 540 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 कर सकते हैं क्या, जो कि आ जाएगा मेरे ख्याल से 540 अपॉन 3 होता है 180 इंटू 10 पावर माइनस 8, ठीक है, ये हो जाएगा बी, यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला, ठीक। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है 10 पावर माइनस 8 में तो 18 लिखा है, 10 पावर माइनस 7 में 18, ये सही है, 18 इंटू 10 पावर माइनस 7 टेस्ला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन इन वैक्यूम इज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी एट द मोमेंट टी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सारा हमारे लिए बड़ा रिपीटेटिव सा हो रहा है, ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं जो पहले सवाल में आए हुए हैं। आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड का जो पीक वैल्यू लिखेंगे बी नॉट, ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन सी, और सी की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू इधर डाल देंगे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पीक वैल्यू ऑफ बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। चलो ठीक है, पीक वैल्यू बी की ऐसी तो ये दो ऑप्शंस में है। फर्दर बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है जे डायरेक्शन में और प्रोपगेशन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये इधर प्रोपगेट हो रही है और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको मालूम है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होता है, ई क्रॉस बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जे डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, के डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो के कैप वाला ऑप्शन बी सही जवाब है हमारे लिए, ठीक है।
तो हमको वेक्टर्स की डायरेक्शन पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स एंड टाइम टी इज गिवन बाय, ठीक है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड ई कोरिस्पॉन्डिंग टू बी इज, ऑल राइट। तो दो ही चीजें हमको देखनी होगी, कौन कौन सी? पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको एम्पलीट्यूड देखना होगा, दूसरी चीज क्या देखनी होगी हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होगी। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देखते हैं। क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपको नेगेटिव एक्स दिखाई दे रहा है? देखो यहां पर के एक्स प्लस ओमेगा टी है, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये वेव जा रही थी ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड जो था ना वो ऐसा ऐसा था, ठीक है। अब आप देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नेगेटिव जे डायरेक्शन में होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है ना नेगेटिव जे डायरेक्शन में, तो ई क्रॉस बी किधर की तरफ आता है, सब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाता, ठीक है। देखो एक चीज समझ लो, ये हुआ प्रोपगेशन वेक्टर, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तीनों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैंने बता दिया। ई कैप क्रॉस बी कैप होता है के कैप, बी कैप क्रॉस के कैप होता है ई कैप, ठीक है। के कैप क्रॉस ई कैप हमको मिलता है बी कैप, ठीक है। तो ये देखो यहां पर प्रोपगेशन वेक्टर इधर की तरफ, तो बी कैप क्रॉस के कैप ये नीचे की तरफ मिलेगा। तो माइनस जे कैप वाला आंसर हमको लेना है, माइनस जे कैप। ये तो हटा दो, ये भी हटा दो, यहां पे जे के साथ में माइनस लिखा हुआ है, यहां पे तो नहीं लिखा हुआ है। तो इतने से ही मुझे ये तो पता चल रहा है कि आंसर ये वाला है, पर ये एम्पलीट्यूड भी देख लेते हैं। यहां देखो, यहां पे ओमेगा बाय के करोगे तो 1.5 अपॉन 0.5, 3 और 10 पावर 11 अपॉन 10 पावर 3, तो ये 3 इंटू 10 पावर 8 आ गया। 3 इंटू 10 पावर 8 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 10 पावर 8 और 10 पावर -7 10 मिल जाएगा, और 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 3.6। 3.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो यहां पर ओरली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ई नॉट आएगा 1.2 इंटू 10 पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8, जो कि आ जाएगा 36 एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो 36 वोल्ट्स पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बी नॉट वेयर सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कोरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखो सारे वही सवाल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखते हैं, एम्पलीट्यूड वाला पार्ट जो मैक्सिमम लिखेंगे वैल्यू, वो तो हो जाएगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो हो जाएगा सीधे सीधे कितना, 3 इंटू 10 पावर -8 और 3 इंटू 10 पावर 8, तो क्या ये 9 वोल्ट पर मीटर होगा, ठीक है। C इंटू बी ई नॉट, तो ये हो जाएगा 9 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और क्या, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड था आई कैप डायरेक्शन में। अब आप देख पा रहे हो कि जब ये पेपर का हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, दो ही चीजें हम कर रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो अब देखो 9 कहां कहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, ये दोनों तो गड़बड़ है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में ऑसिलेट करने चाहिए, तो अंदर वाले टर्म तो एक जैसे होने चाहिए, वो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। ई क्रॉस बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देना चाहिए, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, नेगेटिव वाई, मतलब नेगेटिव जे डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता तो के क्रॉस आई क्या देता है, के क्रॉस आई देगा हमको जे, है ना, गड़बड़ हो जाएगा वो। यहां पर देखो माइनस के क्रॉस आई, ये हमको दे देगा क्या, माइनस जे कैप, माइनस जे क्रॉस आई हमको दे देगा माइनस जे कैप, ठीक है। माइनस के क्रॉस आई, माइनस के क्रॉस आई, ये हो जाएगा माइनस जे कैप, और इसलिए ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये इधर हो रहा है हमारा प्रोपगेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी,
तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में if magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by B is equal to 3 into 10 power 8 sin, यहां पर देखो kx plus omega t, then what will be the expression for electric field? सेम क्वेश्चन, आराम से करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। पहली चीज तो अगर हम लोग यहां से स्पीड निकालेंगे तो स्पीड की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, अगर v देखोगे तो ये 48 अपॉन 1.6 है ना, तो ये ओमेगा बाय के 48 इंटू 10 पावर 10 अपॉन के 1.6 इंटू 10 पावर 3, तो आई थिंक ये 4.8 इसको लिखेंगे तो 10 पावर 11, तो ये हो जाएगा 10 पावर 8 और ये 3, तो स्पीड ऑफ लाइट ही है, वैक्यूम में ही बात चल रही है हमारी। ठीक है, तो ये 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो लाइट की स्पीड आ गई, तो वैक्यूम है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा चेक कर लेना, लेकिन एहतियात के तौर पे कई बार क्या होता है कि ये वैल्यू एग्जैक्टली 3 इंटू 10 पावर 8 नहीं आती, उससे थोड़ी कम रहती है और फिर सारी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो v हमने कैलकुलेट किया वो c के इक्वल ही है। आगे क्या करेंगे, अब ये मैग्नेटिक फील्ड का ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो E नॉट हो जाएगा B नॉट मल्टीप्लाइड बाई v, जो कि 3 और 3 फिर से ये क्या 9 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 9। अब 9 तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इतने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, पर फर्दर हम लोग बात कर लेते हैं, देख लेते हैं ये जो 9 आया है इसमें भी डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो प्रोपेगेशन किधर हो रहा है, माइनस आई कैप डायरेक्शन में। यहां पर देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप डायरेक्शन में है तो के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप होता है, तो उस हिसाब से भी सही है, ये के कैप क्रॉस जे कैप ये माइनस आई कैप होता है, तो डायरेक्शन भी हमारी मैच कर रही है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves in vacuum are given by E1 is equal to E naught cos omega t minus kx j cap and E2 is equal to E naught cos omega t minus ky k cap. At t is equal to 0, a particle of charge q is at origin with velocity v is equal to 0.8 c j cap. ऐसा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, c is speed of light in vacuum, instantaneous force experienced by the particle is. अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर है क्या कि हमको बताना है कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा और हमको ऐसा साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी यहां आ रहा होगा, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। तो देखो ये जो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ये हो जाएगा E नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप। ऑलराइट, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा B1, उसका एम्पलीट्यूड होगा ये पीक वैल्यू E नॉट अपॉन सी, कॉस पूरा का पूरा वैसे ही डाल देंगे हम, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। उसके बाद क्या, आप देखो आई कैप डायरेक्शन थी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड था जे कैप डायरेक्शन में, तो आई कैप क्रॉस जे कैप मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, के कैप डायरेक्शन में। तो ये हो गया पहले वाले फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं E2, वो आ जाएगा E नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई के कैप। अब इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी पीक वैल्यू हो जाएगी E नॉट बाई सी, देन कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई। उसके बाद में अब देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, तो जे क्रॉस के क्या आएगा, पॉजिटिव आई। ठीक है, तो जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आई कैप।
ऑल राइट, ठीक है, यहां तक तो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने लिख लिया। अब अगर हमको t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पर नेट फील्ड हमको किसी ने लिखने को बोला, तो हम बोल सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगा E1 प्लस E2 वेक्टर सम। तो देखो यहां पर ओमेगा t की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 डालोगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, cos 0 हो जाएगा, cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा E नॉट जे कैप, और यहां पर ऐसे ही cos की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये E नॉट के कैप, तो जे कैप प्लस के कैप मल्टीप्लाइड बाय E नॉट, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहता हूं B, तो वो क्या आएगा, देखो यहां पर भी cos की वैल्यू 1, cos की वैल्यू 1, E नॉट अपॉन सी कॉमन आएगा I कैप प्लस के कैप, E नॉट अपॉन सी कॉमन I कैप प्लस के कैप। अब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो ओवरऑल फोर्स लगेगा वो क्या क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी लगेगा, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स ये हो जाएगा क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो ई नॉट जे कैप प्लस के कैप, ये आ जाएगा फोर्स F1 इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स F2 आएगा Q, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी थी 0.8 c जे कैप, 0.8 c जे कैप मल्टीप्लाइड बाय मतलब क्रॉस प्रोडक्ट E नॉट अपॉन बी सी, और मैग्नेटिक फील्ड कितना था पूरा I कैप प्लस जे कैप, ठीक है, I कैप प्लस जे कैप या के कैप, के कैप, ऑल राइट के कैप, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इसको। मैग्नीट्यूड पार्ट आएगा 0.8 क्यू ई नॉट, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, देन जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप, ऑल राइट। तो ये आया F2। तो नेट फोर्स अगर हम लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा 0.8 क्यू ई नॉट आई कैप, ठीक है। क्यू ई नॉट को कॉमन ही ले लेता हूं मैं, क्यू ई नॉट को मैं कॉमन ले लेता हूं। क्यू ई नॉट को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 0.8 आई कैप आएगा। उसके बाद में जे कैप में मेरे ख्याल से आ जाएगा सिंपली जे कैप, के कैप में क्या आएगा, यहां से 1 आया और यहां से -0.8, तो ये आ जाएगा 0.2 के कैप। तो कौन सा आंसर है हमारा, इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E नॉट आई कैप cos kz cos ओमेगा टी, ठीक है। द कोरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये तो हो जाएगा कितना, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B नॉट, ये हो जाएगा E नॉट अपॉन सी, पहली चीज। दूसरी चीज मैक्सवेल थ्योरी से जो डेल E बाय डेल Z है ये होना चाहिए नेगेटिव साइन के साथ में डेल बी बाय डेल टी के इक्वल, ठीक है, ठीक। तो अब ये देखो अगर इसमें डेल ई बाय डेल जेड मैं करता हूं, डेल ई बाय डेल जेड, ठीक है, तो डेल ई बाय डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से क्या, मैग्नीट्यूड में आएगा ये माइनस, यहां पर कॉस मतलब ये यहां पे साइन आएगा, यहां पे कॉस आएगा और एक माइनस साइन आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस ई नॉट के साइन के जेड कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अगर ऑप्शन बी में आप डेल बी बाय डेल जेड यहां पे निकालो, डेल बी बाय डेल जेड डेल टी, राइट, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से ई नॉट बाय सी साइन का डिफरेंशिएशन
ये वाला ओमेगा यहां पर आ जाएगा साइन के जेड कॉस ओमेगा टी, और हमको मालूम है कि ओमेगा बाय के सी होता है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हो गया, और अगर यहां पर मैं माइनस साइन लगा दूंगा तो यहां पर भी माइनस साइन आ जाएगा, तो ये मैच कर जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन से अगर आप इसको देखोगे मैक्सवेल के लॉज इस्तेमाल करके तो बड़े आसानी से ये आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना इसमें थोड़ा सा ज्यादा आसान हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ठीक है, एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहां पर फिर से हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू कितना है। मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू बी नॉट ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है √2² 4 + 1 मल्टीप्लाइड बाय √5 टेस्ला। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको 3 इंटू 10⁻8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यहां पे आ जाएगा 4.8 इंटू 10² इंटू √5 वोल्ट पर मीटर। कहां पे ये दिख रहा है 4.8 इंटू 10², ये हर जगह लिखा हुआ है, और यहां पे जो वेक्टर्स लिखे हुए हैं इनका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √5 आएगा, तो इससे तो बात बनी नहीं। अब डायरेक्शन देखना शुरू करते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है ना। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कौन से वाले से करें, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई क्रॉस बी हमको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देना चाहिए। मैं फिर से याद दिला देता हूं कि ये ऐसा होता था डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये अगर इसको मैं लेट्स से एस वेक्टर बोल दूं, ठीक है, ये ऐसा ई वेक्टर होता था, ठीक है, एस कैप वेक्टर बोल देता हूं, चलो एस कैप, और ये ऐसा बी वेक्टर होता था। तो ई क्रॉस बी एस होता था, बी क्रॉस एस ई होता था, और एस क्रॉस ई बी की डायरेक्शन में जाता था। ठीक है, तो आप देखो अगर मैं एस बी क्रॉस ई करूंगा तो एस आएगा, तो चलो बी किधर की तरफ था, ये था नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, नेगेटिव यहां प्लस है तो ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो माइनस के कैप क्रॉस ये करता हूं 2i कैप प्लस जे कैप, ये क्या आएगा, आप देखो ये आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसको मैं √5 से चलो डिवाइड भी कर देता हूं। ठीक है, ऑल राइट, तो अब आप देखो क्या ये ऐसा आ जाएगा -2 के क्रॉस आई तो होता है क्या जे कैप। ठीक है, के क्रॉस आई क्या होता है जे कैप। ठीक है, ऑल राइट, और जो ठीक है ये हो गया के क्रॉस आई जे कैप, और क्या था उसके बाद में के क्रॉस माइनस के क्रॉस जे क्या होता था आई कैप, के क्रॉस जे होता था आई कैप। एक मिनट, ना 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 गड़बड़ हो गई ना, ऐसा नहीं करना था हमको, हमको क्या देखना था बी क्रॉस ई, राइट, बी क्रॉस एस ई की डायरेक्शन देगा ना। ठीक है, इसको फिर से केयरफुली करते हैं। ई कैप की डायरेक्शन लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा बी मतलब कि 2i कैप प्लस जे कैप, इसको √5 से डिवाइड कर दो, क्रॉस एस कैप किधर था माइनस के कैप डायरेक्शन में। अब ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 -2 आई क्रॉस के होता था -j। ठीक है, उसके बाद में माइनस जे क्रॉस के क्या हो जाता था आई कैप, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप अपॉन √5।
तो ये आ गया इफेक्टिवली 2j माइनस आई कैप अपॉन √5। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो माइनस आई कैप प्लस 2j आई थिंक यहां है, ये है, और √5 यहां पे ये √5 मल्टीप्लाई हो गया है, तभी यहां पे 4.8 इंटू 10⁻² है। तो मतलब ये √5 ये जो है ना, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रखा है, ये यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय √5 लिखा हुआ है, और इधर 4.8 इंटू 10⁻², और ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम फेज में। तो ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आराम से देख लो, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस ऑफ टाइम t = 0 इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। ऑलराइट, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, तो देखो फिर से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B0 कितना होगा, 10/c। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, याद है जो k कैप वेक्टर हम लोग देखते थे, वो बेसिकली यहां पर क्या हो गया, 3i कैप प्लस 4j अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 5, ये हो गया। ठीक है, हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कहां मिल गया, j। ठीक है, तो e कैप k कैप क्रॉस e कैप हमको b कैप का डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो b कैप जो होगा, b कैप वो हो जाएगा k कैप क्रॉस e कैप, पहले ही क्वेश्चन में हमने सीखा था ये। तो k कैप क्रॉस e कैप अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं। ये j नहीं, ये k है, ये k है, z था, तो ये है 4k कैप, राइट। ऑल राइट, 4k कैप। तो ये हमारा, इस वेक्टर को चलो s से डिनोट कर देते हैं, वापस ऐसा लिख देते हैं s। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे s कैप क्रॉस e कैप, ये हो जाएगा b कैप का डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा, इसमें वैसे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 5 यहां लिख दूंगा मैं, और उसके बाद में 3i कैप क्रॉस j कैप, क्या होगा, 3i क्रॉस j हो जाएगा k कैप। ठीक है, और उसके बाद में 4k कैप जो क्रॉस j कैप, ये हो जाएगा -4i कैप, है ना। तो ये यूनिट वेक्टर हुआ, इसको ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/c मल्टीप्लाइड बाय ये 5 ऊपर डिवाइड होगा 2, तो ये हो जाएगा 6k कैप माइनस 8i कैप, 6k कैप माइनस 8i कैप अपॉन c। कहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है। ठीक है, और लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा था, -10ct है ना, -10ct, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में हम लोग देखो 3 डायरेक्शन है ले दे करके, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिसको मैं एस कैप या के कैप वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। के कैप पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर हो रहा है, इसलिए मैं कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्शन में एस कैप लगा दे रहा हूं। ठीक है, और हमको करना क्या है कि हर बार बस इन्हीं तीनों वेक्टर्स से के ऑर्डर्स देखने हैं और मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी 50 enters in a medium of refractive index n without any loss. The ratio of magnitude of electric field and ratio of magnitude of magnetic field of wave before and after entering into the medium are respectively given by. तो सबसे पहले देखो कि पहले मीडियम और दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड का ये रेशियो, पहले मीडियम में लाइट का स्पीड जो कि है c, ठीक है, ये वैक्यूम में चल रहा था। दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो उस मीडियम में स्पीड होगा लाइट का, जो कि हो जाएगा c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहां से हमको पहली बात यह मिल गई कि
ई इनिशियल अपॉन, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो ई इनिशियल अपॉन ई फाइनल, उसके बाद में बी फाइनल अपॉन बी इनिशियल, ये हो जाएगा डिवाइड करके। अगर मैंने पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड किया था तो यहां पर पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड किया था तो यहां पे आ जाएगा n। पहली बात ये तो सही है। दूसरी चीज कि इंटेंसिटी दोनों मीडियम में एक जैसी थी, ठीक है। तो इंटेंसिटी अगर दोनों मीडियम में एक जैसी थी तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पहले मीडियम में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इनिशियल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल टू दूसरे मीडियम में हाफ एप्सिलॉन ई फाइनल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय उस मीडियम में जो भी था v। यहां तक सही है। देखो ये है एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, इसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा, ये इंटेंसिटी आ जाता है ना। तो यहां से ई इनिशियल अपॉन ई फाइनल का स्क्वायर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और उसके बाद में v अपॉन c। ठीक बात है। अच्छा आगे सुनो, हमने जब मीडियम बदला तो अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो म्यू नॉट नहीं चेंज हुआ, म्यू नॉट नहीं चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट तो चेंज हो गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन और c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, बहुत सारे रिलेशंस मिल गए ना। यहां पे अगर मैंने डिवाइड किया तो v अपॉन सी, देखो ऐसा डिवाइड किया v अपॉन सी, v अगर ऊपर लिखा है तो दूसरी तरफ एप्सिलॉन नीचे रहेगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन का रूट, जिसको मैं ऐसा स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। तो बस यहां पर मैं ये अगर वैल्यू डाल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ई आई अपॉन ई फाइनल, ठीक है, ये मिल जाएगा सी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, सी स्क्वायर अपॉन क्या मिल जाएगा, हाँ सी बाय वी ओवरऑल मिल जाएगा, ठीक है। और ये सी बाय वी मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ना, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या n, ठीक है। तो अगर हमको बोला रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर हमको देखना है तो ई आई अपॉन ई एफ, ये तो मिल जाएगा हमको रूट n, ठीक है, ई आई अपॉन ई एफ क्या मिल जाएगा, रूट n, ठीक है। तो इसको मैं अगले पेज पर चलो लिख लेता हूं, यहां से ई आई अपॉन ई एफ ये हमको मिल गया रूट n। चलो अब यहां देखो, कहां देखो, यहां देखो, अगर इसको मैंने यहां पे रूट n वैल्यू डाल दी, ठीक है, तो हमको मिलेगा रूट n मल्टीप्लाइड बाय बी एफ अपॉन बी आई, ये था n, तो बी एफ अपॉन बी आई ये हो जाएगा रूट n, और इसलिए इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो 1 अपॉन रूट n, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, रूट n और 1 अपॉन रूट n। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर, ठीक है। आराम से देख लो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ठीक है, देन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐसे कर लिए। ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी नॉट मल्टीप्लाइड बाय सी, और ये हो जाएगा 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 पावर 8। कितना हो गया ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम,
न्यूटन पर कूलम, ठीक है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन होती है। तो ऑप्शन बी हमारे लिए सही आंसर हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें लिखा हुआ है फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाय E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, B इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज। आपको मालूम है एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ठीक है, जहां पर कि ई नॉट थी पीक वैल्यू, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ये होती थी 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, राइट, और ई नॉट अपॉन बी नॉट ये होता था स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हो जाता था 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो अगर रेशियो हम देखेंगे तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ई अपॉन मैग्नेटिक एनर्जी का रेशियो ये 1 आ जाता है, इक्वली डिवाइड होती है एनर्जी दोनों पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। वही एनर्जी डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ठीक है, ठीक, E is equal to 20 sin omega t minus x upon c, where omega and c are angular frequency and velocity of electromagnetic wave. Energy contained in volume of 5 into 10 power 4 मीटर क्यूब। अब देखो एनर्जी निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना क्या पड़ेगा एनर्जी निकालने के लिए, आप बोलोगे कि एनर्जी हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, यही करना रहेगा। चलो इसके लिए हम लोग डेटा देख लेते हैं। हमको बोला पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है 20, तो मैं बोलूंगा हाफ एप्सिलॉन नॉट 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 5 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू डाल ही देते हैं 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 होता है 10 पावर माइनस 12 इंटू यहां से हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10 पावर 2 इंटू 25 इंटू 10 पावर, ये मीटर में ही दिया ना, हाँ ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो सारा कुछ हमारा SI यूनिट में लिखा हुआ है 10 पावर, ये कितना हो जाएगा -8, वेट वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम था, तो इसको स्क्वायर क्यों करेंगे, वॉल्यूम को स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10 पावर माइनस 4, ठीक है। अब सही है, चलो देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक 2 इधर से जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, 10 इंटू 10 स्क्वायर 10 क्यूब हो जाएगा, 10 पावर माइनस 4 के साथ मिलकर के 10 पावर माइनस 1, और इधर ये 10 पावर माइनस 13, तो 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 13 जैसा कोई आंसर आना चाहिए जूल में, और इसलिए करेक्ट आंसर हमारे लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। केयरफुल रहना, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बड़े क्लोज दिख रहे हैं, अगर पावर आपने गड़बड़ लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहां लिखा हुआ है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी 2 into 10 power 10 and its energy density is 1.02 into 10 power minus 8 joule per meter cube in vacuum. Amplitude of magnetic field of wave is close to. अब देखो एम्पलीट्यूड आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड का B है तो B नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये होती है हमारी एनर्जी डेंसिटी। तो ये हमको लिखी हुई है कितनी 1.02 इंटू 10 पावर माइनस 8, तो B नॉट की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ऑफ 2 म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1.02 इंटू 10 पावर माइनस 8 आएगी। अब यहां देखो म्यू नॉट की वैल्यू निकालने के लिए आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू गिवन थी, लेकिन म्यू नॉट की वैल्यू आप पहले से भी जानते हो, तो डायरेक्टली यूज करके भी अगर आप निकालोगे तो इसका आंसर 160 NT आ जाएगा।
ठीक है, नैनो टेस्ला। तो 160 नैनो टेस्ला इसका आंसर हो जाएगा बी नॉट का। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है डायमेंशंस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो ये बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट ये एनर्जी डेंसिटी है। तो इसके अगर आपको डायमेंशंस लिखने हैं तो ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम यही होगा क्या? तो ये हो जाएगा m L2 T-2 डिवाइडेड बाय L2 L3 डिवाइडेड बाय L3, राइट। तो ये इफेक्टिवली हो जाएगा ML-1 T-2। ठीक है, ML-1 T-2 करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर हमको मैच करना है। ठीक है, माइक्रोवेव्स ये क्लिस्ट्रॉन वर्ल्स जो होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं। ठीक है, ये इधर मैच होगा। गामा रेज हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में देखा है, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस। जो एक्सरेज होती हैं वो इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम लोगों ने कंटिन्यूअस एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज सब कुछ पढ़ा है। रेडियो वेव्स ये रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स, इससे रेडियो। ठीक है, तो अब हम लोगों का ये मैच हो गया सारा। ए का क्या हुआ 4, ठीक है, बी क्या था। ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको 15 सेकंड में सॉल्व करना चाहिए, बस मैचिंग को आप सही से टिक करना। ठीक है, बी का क्या है 1, सी का क्या है 2, 3 का, डी का क्या है 3। ठीक है, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन। यहां देखो लिखा हुआ है अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज। देखो इंफ्रारेड वेव्स ये तो हमको मालूम है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ठीक है, हीट सेंसिंग, बेसिकली जो हीटिंग इफेक्ट होता है सन से जो इंसुलेशन आता है वो इंफ्रारेड रेज से ही आता है ना। ये यूवी रेज जो होते हैं ये स्टेरिलाइजेशन में यूज होते हैं, इवन यूवी ट्रीटमेंट वाटर का भी करा जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में ये एक्सरेज जो होते हैं इनको क्रिस्टल्स की स्टडी में यूज करते हैं, और माइक्रोवेव जो होते हैं वो रडार के सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, तो ये ए का हो गया आर, देन बी का हो गया एस, सी का हो गया क्यू, और डी का हो गया पी। ठीक है, आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी। आई थिंक ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर लिखा हुआ है पीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम 8 watt bulb at a distance of 10 meter is x upon 10 under root of mu naught c upon pi volt per meter, value of x is। ठीक है, अब आपके पास में एक बल्ब है। ठीक, तो उस बल्ब की वजह से अगर मैं आपको बोलूं कि ये देखो ऐसा 10 मीटर का डिस्टेंस पर एक ऐसा सर्कल मैं बनाता हूं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि अगर ये सर्कल का रेडियस है r, तो ये पावर, ये यहां पे जो पावर था उसकी वजह से यहां पर इंटेंसिटी जो आएगी, इंटेंसिटी आएगी पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये इंटेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर। ये तो हो गया एनर्जी डेंसिटी, और इसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ये ई की पीक वैल्यू हो गई। ठीक है, फर्दर मुझे जो आंसर चाहिए था वो आंसर में मुझे एप्सिलॉन नॉट नहीं चाहिए था, म्यू नॉट चाहिए था। तो मुझे ये भी मालूम है कि C इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं डाल दूंगा 1 अपॉन म्यू नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू डाल देता हूं, तो P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा 1/2, एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं डाल दूंगा म्यू नॉट,
और एक c कैंसिल हो जाएगा, c मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से e की वैल्यू मुझे मिलेगी कितनी, ये इधर की तरफ लेकर के आऊंगा तो p म्यू नॉट c डिवाइडेड बाय 2, तो ये नीचे चला जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, और इस पे रूट लगा दूंगा। ठीक है, ये हो गई पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलो वैल्यूज डालते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू अंडर रूट ऑफ पार, पार कितना है 8 अपॉन 2 पाई, रेडियस कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर, और क्या ऊपर आया म्यू नॉट और फिर आया c। ठीक है, तो आई थिंक म्यू नॉट c अपॉन पाई अंदर रहेगा और 4 अपॉन 10 स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो हो जाएगा 2/10, तो 2/10 अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट c अपॉन पाई, ऐसा आ जाएगा। तो ये e की वैल्यू में x जो है वो कितना होगा 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग बात करते हैं अगली बार में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय।